कौन सा सेट शुरू करना है? पांचों सेट शुरू करना है। डाउन शॉट देख लो। तुम क्या 6 पर पहुंच गए? 2022 सेट नंबर 5 कोड है FJ। पहले का पार्ट tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो इस tan इनवर्स √3 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan π/3 माइनस साइन tan और कॉसेक। इनमें साइन माइनस बाहर डायरेक्ट आ जाता है। साइन tan और कॉसेक, बाकी सब में पाई के साथ बाहर आता है। तो ये पाई माइनस बन जाएगा और माइनस अंदर जाएगा तो माइनस पाई प्लस सेक इनवर्स 2 बन जाएगा। यहाँ बन जाएगा π/3 माइनस पाई प्लस सेक में 2 मान कितने का होता है? सेक इनवर्स सेक π/3। तो π/3 माइनस पाई प्लस π/3, तो ये बन जाएगा 2π/- पाई माइनस का π/, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके अगर खा पार्ट की बात करेंगे, मान लीजिए समुच्चय n में r हमको दिया गया a b - 2, b बड़ा है 6 से, द्वारा परिभाषित संबंध है a, b बताना है। साफ साफ लिखा, जो a है वो b में से 2 घटाने पर प्राप्त होगा। तो और साथ में ये भी कहेगा b जो है 6 से बड़ा है, तो b जो है वो 6 से बड़ा है, जैसे कि तीसरा बता रहे हैं, तो ये कतई गलत बता रहे हैं। चौथा आंसर हमारा सही होगा। चौथा हमारा आंसर सही होगा, जिसमें 6,8 लिखा है। b का मान 6 से बड़ा भी है और उससे 2 कम भी है। अगर हम गा पार्ट की बात करें तो ये तो किताब का क्वेश्चन है कि 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी होगी जबकि प्रत्येक प्रविष्टियां 0,1 है। एक अवयव है और किस कोटि का? 3x3 का। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। पहले स्थान को भरने के कितने ऑप्शन है तुम्हारे पास? 2। या तो 0 भरोगे या तो इस बॉक्स को भरने के कितने तरीके हैं? 2 2 2
2 2 2 2 और 2, यानी 2 की पावर कितनी, अर्थात 512 प्रकार के अवयव हमारे बन सकते हैं। फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट प्लस इंटर का कॉन्सेप्ट, अवयव बता रहा है इंटर का कॉन्सेप्ट, और फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट क्रमचय संचय में आपने पढ़ रखा था। घा पार्ट, कौन सा फलन x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, तो कौन सा नहीं है, लगाया हो? कौन सा आंसर आ रहा है? तीसरा। देखिए घा पार्ट पूछ रहा अवकलनीय नहीं है, तो इसकी ट्रिक ये बना लीजिए कि हम संतत ओरल चेक कर सकते हैं। अगर आप संतत चेक कर लीजिए, अगर संतत नहीं है कोई भी ऐसा फलन तो अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन ये हमेशा नहीं सही बैठेगा। अगर सारे संतत होंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि सारे अवकलनीय भी हैं, फिर हमको अवकलनीय पर भी जाना पड़ेगा। क्योंकि संतत चेक करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आसान है। तो हमें दिख रहा है कि तीसरा पार्ट जो लिखा हुआ है f(x) बराबर x बटे मॉड ऑफ x, ये हमारा संतत फलन नहीं है। ये हमें भिन्न भिन्न मान देगा, एक बार निगेटिव देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है ना। तो जब ये संतत नहीं है, ये संतत नहीं है, और अगर ये संतत नहीं है तो ये अवकलनीय भी नहीं होगा। समझ गए ना। चलते हैं, तो विकल्पी है इसलिए ऐसे लगा दिया। अगर क्वेश्चन लगाने के लिए आता तो फिर हम लोगों को पूरा क्वेश्चन लगाना पड़ता। अंगा पार्ट पर चलते हैं। कह रहा भुजा में 3% की वृद्धि के कारण सन्निकट के कारण, अगर सन्निकट की जगह लिख देता लगभग तो सिलेबस में हो जाता है। सन्निकट क्या होता है सर? निकटतम, बिल्कुल करीब का। तो ये तो उससे लग जाना चाहिए क्वेश्चन। देखिए भुजा में वृद्धि के कारण भुजा x सेंटीमीटर के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन है। तो यहां पर आपको देखना है कि dx बटे किसके सापेक्ष परिवर्तन है, ये तो दिए नहीं है। डेल्टा x दिया गया है, नहीं दिया, नहीं लगेगा, आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। अगर ये दिया होता है समय के सापेक्ष तो हम लोग इसको जो 3% दिया गया है वो dx बटे dt मान लेते हैं, ठीक है। सन्निकट के से चक्कर में पढ़ना। सन्निकट का मतलब क्या होता है? सन्निकट का मतलब होता है लगभग में आंसर देना है, बिल्कुल करीब का, बहुत ज़्यादा दूर नहीं देना है। समझ गए ना बात को। तो सन्निकट से आप ये मत कहना। जब हम लोगों को देखा कि क्वेश्चन में यहाँ पर 3% की वृद्धि दे रखी है, डेल x का मान दे रखा है, और हमें चाहिए क्या होता है, dx बटे dt। चलिए छोड़ दीजिए उसे। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। और प्रश्न नंबर 2 समाकलन जब शुरुआत करी थी वहीं पर हम लोगों ने इसको सीख लिया था। dx बटे 1 + tan x, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, sin x बटे, फिर हमने आपको बताया था कि dx बटे ये बन जाएगा sin x प्लस
cos x, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर। फिर हमने आपसे कहा था यहाँ पर हमको 2 से गुणा भाग करना होता है, 2 cos x बटे sin x प्लस dx। 1/2 ऐसे रखते हैं, एक बार अपने पास से sin x ले आए, cos x 2 लिखे हुए 1 लिख दिया, फिर माइनस sin x ले आए, प्लस cos x 2 बार था 1 बार लिख दिया, इंटू dx sin x प्लस। अब क्या कर देंगे बाई पार्ट, 1/2 समाकलन, जब इसके बट्टे में करेंगे तो 1 dx, और जब इसके बट्टे में करेंगे तो प्लस 1/2 समाकलन cos x को आगे लिख लो, sin x को पीछे लिख दो, sin x प्लस इसको t मान लो, ये बन जाएगा 1/2 1 dx का x, यहाँ पर माना sin x, बोलो नहीं, sin x प्लस cos x बराबर t, x के सापेक्ष अवकलन sin x का cos x का माइनस sin x बराबर dt बटे dx, dx को इधर बुला लिया तो बराबर में आ गया dt, तो 1/2 समाकलन इसकी जगह पर आ जाएगा dt, ठीक है, और 1/t, इसको t बनाता हूँ, 1/2x 1/2 log mod t प्लस c, t की वैल्यू पुट करेंगे 1/2x प्लस 1/2 log mod sin x प्लस cos x प्लस c, ये वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, दूसरे का खा पार्ट, देखिए ये कोटि वाला क्वेश्चन है, ये हमारे सिलेबस में है ना, तो क्या दिया गया है, y स्क्वायर बराबर 4x YH और y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहिए। सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर की क्लास में ये मालूम होना चाहिए x, x डैश, y और y डैश, ये जो परवलय है ये हमारा किस रूप का है, तो फर्स्ट टाइप का परवलय है y स्क्वायर बराबर 4x। अब इसमें हमको YH कहाँ है, YH ये है, ये, और y बराबर 3 से घिरा क्षेत्र चाहिए, तो 1 2 3, ये मिल गया, ठीक है, परवलय y बराबर 3 हो गया, ये हो गया y स्क्वायर बराबर 4x, और ये हो गया YH, इससे घिरा क्षेत्र चाहिए ये वाला, ठीक है। इस बिंदु को हम कहेंगे 0,0, इसको हम कहेंगे 0,3, और यहाँ से ये ड्रॉप पड़ा हुआ है, अगर हम स्ट्रिप डालेंगे तो स्ट्रिप हम डाल पाएंगे किस पर, YH पर, किस पर, YH पर। अगर हम YH पर स्ट्रिप डाल पाएंगे तो हम YH के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलेगा समाकलन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक x, और स्ट्रिप पड़ी है YH पर, इसलिए dy, 0 से 3, x की वैल्यू हमें चाहिए कहाँ से, परवलय, इस परवलय से हमें x की वैल्यू चाहिए, x का मान है y स्क्वायर बटे 4 इंटू dy, 1/4 तो बाहर आ जाएगा,
ये बन जाएगा 0 से 3, 0 से 3 के बाद वाई स्क्वायर इंटू डी वाई 1/4 वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा वाई क्यूब बटे 3, 0 से 3 को बाहर खींच लीजिए तो 1/12 बन जाएगा और अपर माइनस लोअर कर दीजिए 3 की घात 3 माइनस 0 की घात 3 1/12 3 3 9 27 आंसर आ गया 27/12 मात्रक स्क्वायर स्क्वायर 12 से काट सकते हो 12 दूनी 24 तो जरूरी नहीं है। चल देते हैं गा पार्ट पर। ये सारे आसान क्वेश्चन हैं। बोलो नहीं। दूसरे का गा पार्ट में क्या रखा हुआ है डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस 1/y माइनस 2 y माइनस 2 ब्रैकेट में डी वाई ऐसे ही x प्लस 1 ब्रैकेट इंटू डी एक्स। यहाँ समाकलन लगा दीजिए, यहाँ समाकलन लगा दीजिए। सारे y डी वाई के पास पहुंचा लिए, सारे x डी एक्स के पास पहुंचा लिए। तो y का समाकलन हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे 2 माइनस 2 कॉन्स्टेंट 1 डी वाई का y x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 1 डी एक्स का x प्लस सी। यहाँ तक बताओ कोई समस्या क्या? छोड़ दो ऐसे ही, कोई दिक्कत वाली बात हो ना। सब कुछ ठीक करो, मौन छोड़ दो, तुम्हें देख के रहे। घा पार्ट पर चलते हैं। एक ए वेक्टर हमको दे रखा है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। एक वेक्टर बी दे रखा है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। ए वेक्टर बी वेक्टर दे रखा है, बीच का कोण ज्ञात करना है। बीच का कोण ज्ञात करना है तो बीच का कोण का फॉर्मूला क्या बनेगा? cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बटे मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर। तो ये बन गया cos थीटा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। 3 एकम 3 प्लस 4 प्लस 3। ए का मापांक लिख दो अंडर रूट 1 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग 3 का वर्ग। बी का मापांक लिख दो 3 का वर्ग 2 का वर्ग 1 का वर्ग। cos थीटा बराबर 4 3 7 3 10 बटे अंडर रूट 9 4 13 1 14 9 4 13 1 14 रूट 14 गुणे रूट 14 यानी cos थीटा बराबर 10 बटे 2 पंचे 2 सत्ते 14। बोलो नहीं। थीटा बराबर cos इनवर्स 5 बटे 7। ये बन गया बीच का कोण। अगला अगर अंगा पार्ट की बात करें भाई, हमें कल घर ले चले रहा है, कहाँ पे दिखाएगा? पहले वही नहीं आए आज। हाँ? तुम्हें बहुत जानकारी। कौन कहाँ जा रहा है? चौकीदार हो क्या? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो बताया होगा कि बता दिए उन्हें कि हम आज नहीं आएगा। फिर तो हमें क्या है बताए रहे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी पूछ रहा है। तो आपको मालूम है कि जब भी दो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं होंगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान है 0.6। 6 तियां 2 स्थान बाद लगा देंगे दशमलव। ये भैया समाप्त हो गया। चलते हैं तीसरे के का पार्ट पर। सिद्ध कीजिए पूर्णांकों में z में r a, b 2 a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध तुल्यता संबंध। भैया ये भैया तुम्हारा होमवर्क है, अपने आप करिए, कई बार बता चुके हैं। 2 द्वारा विभाजित है, 5 द्वारा विभाजित है। तीसरे का खा भी आव्यू का क्वेश्चन है, वो भी आप अपने आप कर सकते हैं। चलते हैं तीसरे के गा पार्ट पर। x के सापेक्ष x की पावर साइन x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। y बराबर x की पावर साइन x। x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए किसका? x की पावर साइन x। तो चर की पावर चर लगी है, ये तो लॉग से लगेगा, लॉग लेने पर तो क्या बन जाएगा? लॉग y बराबर लॉग x की पावर साइन x। लॉग y बराबर साइन x इंटू लॉग x। x के सापेक्ष अवकलन लॉग y है बेटा, यहाँ पर लॉग y का 1/, इंटू डी वाई बटे, यहाँ तो बना है फंक्शन इंटू फंक्शन। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन लॉग x का 1/x प्लस द्वितीय पद क्या खाया पता नहीं, प्रथम का अवकलन साइन x का क्या बन जाएगा? cos x। एक नंबर के देहाती हो, देहाती मग्गा। डी वाई बटे डी एक्स, बटे का y इधर गुणे में आ जाएगा। y की वैल्यू, अरे ऑनलाइन कैसे बेइज्जती हो गई? चेहरा कहाँ दिख रहा है इनका? नाम लेते हैं क्या? तो ये बटे का y इधर आ जाएगा। x की पावर क्या लिखा हुआ है? साइन x। साइन x बटे x प्लस लॉग x इंटू कॉस x। ये बन गया हमारा अवकल गुणांक। किस अंतराल में फलन, अगले पार्ट की बात करते हैं, ये भी सीख लेते हैं ना। ऐसे वर्धमान आसमान वाले क्वेश्चन अक्सर बच्चों को कठिन लगते हैं। हाँ, क्या लिखा हुआ है घा पार्ट में? किस अंतराल में फलन वर्धमान है? f(x) बराबर x² माइनस 4x प्लस 6। तो x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, f' बन जाएगा 2x माइनस 4। ठीक है ना? तो क्रिटिकल बिंदु निकालने के लिए f' को किसके बराबर रख देंगे? तो 2x माइनस 4 बराबर x बराबर माइनस 4 बटे माइनस 4 उधर प्लस में जाएगा, 2 दूनी 4। x का मान कितना आ गया? ये वही क्रिटिकल बिंदु है जहाँ पर हमारा जो स्पर्श रेखा है वो कांस्टेंट हो जाती है ना। तो इधर जाएंगे इन्फिनिटी, इधर जाएंगे माइनस इन्फिनिटी। ये आ गया 2। तो हम कहाँ पर इसको चेक कर लें? 1 पर चेक कर लो। तो f'1 चेक कर लो भैया। f'1 चेक करोगे -2। हाँ, तो ये क्या बन गया? निगेटिव। और f'3 चेक कर लो। 3 दूनी 6 में से 4 गए 2। ये क्या बन गया? पॉजिटिव।
अब एक बार बताओ, नेगेटिव मतलब क्या होता है? हाज मान। और पॉजिटिव मतलब क्या होता है? पूछ क्या रहा है? वर्धमान के लिए। तो वर्धमान अंतराल, वर्धमान अंतराल 2 कॉमा इन्फिनिटी। कितना सिंपल क्वेश्चन था। 2 नंबर मिल गए फोकट 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 के। चलते हैं चौथे के का पार्ट पर। सब क्रियाएं यहाँ क्लास रूम में कर रही हो। हाँ, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 का मान ज्ञात करना। ये तो अभी तो हम लोगों का रिवीजन में ही चल रहा है, समाकलन का रिवीजन जो हम लोग कर रहे हैं उसमें ये भी हम लोगों ने इसका रिवीजन किया है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग कैसे लगाते हैं, या तो गुणनखंड कर लेते हैं आंशिक भिन्न से, और अगर आंशिक भिन्न से हम नहीं बना पाएंगे तो पूर्ण वर्ग से बना लेंगे, ठीक है ना। और आप सीधा सीधा भी ये कह सकते हैं कि अगर हम आंशिक भिन्न बनाए ही ना, पूर्ण वर्ग से ही लगाए तो भी आप कर सकते हैं। समझ रहे हो ना बात को। तो 2 कैसे गुणक जोड़कर 2 आ जाए, नहीं आएगा। तो dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दो, यानी कितना जोड़ना है हमको। तो हम यही कहते हैं कि इस 2 से 1 तोड़ लिया तो बचा 1। थोड़ा सा ट्रिक बन गई छोटी सी। वैसे भी कर सकते हो, जोड़कर घटाकर फिर बनेगा यही सब कुछ, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, dx बटे x प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये तो बन गया tan इनवर्स dx बटे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, जिसको हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट tan इनवर्स x। x का मान कितना है? x प्लस 1, जिसको t माना है क्योंकि x प्लस 1 पूरी वैल्यू है, उसके अवकलन से भाग कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, क्योंकि प्लस c लगा दीजिए, हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल हलवा क्वेश्चन था। अगर हम खा पार्ट की बात करते हैं इसके, तो दिख रहा होगा बिंदुओं -2, 4, -5 और 1, 2, 3 को मिलाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। दिक् कोसाइन हम तभी ज्ञात कर पाएंगे जब हमको दिक् अनुपात मालूम होगा। तो दिक् अनुपात निकाल लो। दिक् अनुपात अर्थात a का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1। वेरी गुड। x2 का मान है 1 माइनस x1 का मान है -2। तो ये आ गया a का मान। b का मान निकाल लो, y2 माइनस y1। y2 माइनस y1 अर्थात 2 माइनस 4 माइनस 2। c का मान कितना है? z2 माइनस z1। 3 माइनस -5 प्लस 5 कितना बन जाएगा? 8। ABC बन गया। अब हमें चाहिए L की वैल्यू। L बराबर a बटे √a² प्लस b² प्लस c²। a की वैल्यू कितनी है? 3 बटे √ a² प्लस b² प्लस c²। 3 3 9 4 64 और 9 77। 3 बटे √ ठीक है ना। 64 4 68 तत्तर। लो भाई तत्तर। ये L का मान आ गया। B का मान भी, सॉरी M का मान भी कैसे निकलेगा? B बटे √a² प्लस b² प्लस c²। तो B का मान है -2 बटे √77। बार बार निकालने की जरूरत नहीं। C बटे √a² प्लस b² प्लस c²। C का मान है 8 बटे √77। समझे कि नहीं समझे? कितने सिंपल क्वेश्चन है। अभी तक आपका पेपर में एक भी नंबर नहीं कटा। भगवान ने चाहा कटेगा भी नहीं, पूरे आएंगे 99। बस पढ़ते जाओ लगातार। पर डे अपने घर में बैठो। एक टीचर काट लेता है, कहेगा कि 100 में 100 नहीं देना है, क्योंकि कॉपी चेक हो जाती ना, कॉपी रीचेक हो जाती है। और जब कॉपी रीचेक होती फिर उसमें और बच्चों के नंबर कट जाते हैं ना।
बेटा निम्न अवरोधों के अंतर्गत जड़ का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब न्यूनतम मान ये वाला समझाना है। कल तो हमने एक और नया क्वेश्चन बताया था, तुम लोगों को कठिन था, तो ये वाला भी बताएं क्या? नहीं सर। तो सिंपल होगा। यस। 2 नंबर का था। घा पाड़ परिवार में बच्चे लड़का लड़की वाला 20 बार क्वेश्चन बता चुके हैं। चलते हैं 5वें के का पार्ट, जिसका तुम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होगे। कठिन नहीं है, बस वैसे ही कहानी बनाते चले जाना है। 5वें का पार्ट, पहले प्रश्न समझेंगे हम लोग। कह रहा पीएक्स कैपिटल एक्स के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। पीएक्स एक समुच्चय एक्स है, कैपिटल एक्स एक समुच्चय, उस समुच्चय के घात समुच्चय को हम बोलते हैं पीएक्स। फर्स्ट ईयर में अगर आपको याद हो, घात समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय, उसी को बोल देते हैं घात समुच्चय। तो किसी भी समुच्चय का अगर आप उप समुच्चय बनाएंगे और उनको भी एक समुच्चय के अंदर बंद कर देंगे तो उसी को हम लोग बोल देते हैं घात समुच्चय। अगर फर्स्ट ईयर का आपने समुच्चय चैप्टर पढ़ा होगा तो ये बात समझ में आई होगी। जहां x नॉट इक्वल टू 5 है, ऐसा नहीं है कि x के अंदर कोई अवयव ही नहीं बैठे, निश्चित रूप से वो 5 नहीं है, अर्थात उसके अंदर कोई ना कोई अवयव है। एक संबंध R px पर इस प्रकार परिभाषित है। घात समुच्चय पर इस प्रकार एक संबंध हम लोग बना रहे हैं, घात समुच्चय पर, कि a रिलेटेड टू b, a b से संबंधित है, ठीक है। और केवल यदि a जो है उप समुच्चय है b का, सिद्ध कीजिए R तुल्यता संबंध नहीं है। यानी तुल्यता नहीं है। तुल्यता नहीं है ये कैसे बताओगे? तो पहले आपको स्वतुल्य के लिए चेक करना है, सम्मित के लिए और संक्रामक के लिए, तीनों हैं तो तुल्यता संबंध है। अगर इसमें से एक भी नहीं आ जाएगा तो कह देंगे तुल्यता संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्वतुल्य चेक करते हैं, स्वतुल्य को चेक कर लेते हैं। तो चेक करिए जरा स्वतुल्य को। स्वतुल्य को ले कैसे चेक करेंगे? माना लिखेंगे स्वतुल्य के लिए, माना एक अवयव मानते हैं स्वतुल्य के लिए। एक अवयव A है जो किसके अंदर बैठा है? घात समुच्चय px में बैठा है। समझ रहे हो? ठीक है। तो A अगर बैठा हुआ है तो A कॉमा A बिलोंग्स टू घात समुच्चय होगा, ठीक है ना। अगर ये इसमें बैठा होगा, किसमें? बिलोंग्स टू, क्या लिखा हुआ है? रिलेशन में। A कॉमा A बिलोंग्स टू रिलेशन, ठीक है ना। अगर A कॉमा A रिलेशन में बैठा होगा तो निश्चित रूप से ही हम क्या कह देंगे कि जो ये जो A है और ये जो A है ये एक दूसरे का उपसमुच्चय होगा कि नहीं होगा? तो A उपसमुच्चय A। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया, ठीक है। ये हो गया। तो अब जब इसके अंदर बैठा हुआ है तो ये क्या हो गया? स्वतुल्य है, स्वतुल्य हो गया। अब चलते हैं किसके लिए? सम्मित के लिए। माना A कॉमा B बिलोंग्स टू px। यदि A कॉमा B बिलोंग्स टू रिलेशन तो B कॉमा A भी बिलोंग्स टू रिलेशन होगा। लेकिन ये तभी होगा जब हमसे क्या कहा जाएगा? ये तभी संभव है, क्या लिख देंगे? ये तभी संभव है। यहां पर तो ये हम कह देंगे कि भैया क्या A जो है वो उचित उपसमुच्चय है किसका? B का।
बी नहीं, ए का बी नहीं। उचित उपसमुच्चय, ठीक है। उपसमुच्चय बराबर भी हो सकता है, उचित उपसमुच्चय बराबर नहीं हो सकता। तो क्या निश्चित रूप से है कि बी भी उचित उपसमुच्चय होगा ए का? ऐसा तो निश्चित है नहीं, और ऐसा है नहीं क्योंकि ए तो बी का उचित उपसमुच्चय हो सकता है, लेकिन बी ए का उचित उपसमुच्चय नहीं हो सकता। और अगर ये नहीं हो सकता तो ये बात भी हमारी कंफर्म नहीं होगी। तो क्या कह देंगे? सम्मित नहीं है, सममित नहीं है। और एक बार हमको नहीं मिल जाए तो अब आगे लगाने, संक्रामक लगाने की जरूरत पड़ी ही नहीं, तो लिख देंगे अतः तुल्यता संबंध नहीं है। बोलो नहीं, पढ़ाऊं लगे? समझ गए? थोड़ा सा लिख लो। पांचवें का खा पार्ट आपको होमवर्क में करना है। गा पार्ट हम बता देते हैं ना। cos x की होल पावर y बराबर cos y की पावर cos x की होल पावर y बराबर cos y की होल पावर x। ये ऐसे तो हल होगा नहीं लॉग लेने पर। तो जब लॉग लेंगे cos x की होल पावर y और लॉग cos y की होल पावर x, तो बन जाएगा y log cos x, x log cos y। क्लियर? अब करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। फंक्शन इंटू फंक्शन, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन log t 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से cos x का माइनस sin x। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन dy बटे प्रथम पद द्वितीय का अवकलन log t का 1/t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा इंटू dy बटे dx, प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन x का 1 हो गया। अच्छा, dy बटे dx log ब्रैकेट में cos x, इधर बुलाओ प्लस x sin y बटे cos y इंटू dy बटे dx। ये माइनस का था ना, इधर आ गया प्लस में। log cos y, ये उधर जाएगा प्लस में y sin x बटे cos x। यहाँ से dy बटे dx कॉमन ले लो, तो बचेगा log cos x प्लस x tan x, x tan x प्लस x tan x। tan क्या होता है? log cos y प्लस y tan x, गुणे की चीज बट्टे में dy बटे dx, log cos y प्लस y tan x
बटे log cos x प्लस x tan x। ये आ गया हमारा आंसर। समझ गए? चलते हैं घा पार्ट पर, शायद उसको भी तुम इंतजार कर ही रहे होगे। पुष्पेन का लग गया होगा। लगो तुम तो बटे में रूट भी तो लगा लेते हो अपनी मर्जी से। हमें समझाई दे रहो। अरे बड़ी गलत लगो हो गई मतलब गलत लगा। गलत क्या होता है? गलत क्या होता है? नहीं, गलत लगाने का कोई मतलब नहीं है। ये तो तुमसे कहा जा रहा कि तुमने लगाया नहीं, तुम जिरा कर रहे रहो। तुमने हमें रात में डिनर नहीं करने दिया। दे मैसेज। अरे देखो तो पहले। अरे गुरुजी हम बहस नहीं कर रहे हैं, अब देख लियो खाली। यहाँ कहते हम बहस नहीं कर रहे हैं, किनकल मरियो ना। बस खाली हमने मैसेज करो, देख लियो खाली। तो हमने कहा भाई गलत लगा है, तो कल लोगों आंसर तो आ गया। अब जब जेर होने लगे तब कही कि अरे हमने कोशिश तो करी। अच्छा, fx बराबर x प्लस साइन 2x लिखा हुआ है। क्लियर? तो यहां पर आपको ये देखना है कि हमको चाहिए क्या। प्रश्न में कह रहा है उच्चतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। इस अंतराल पर भी कह दिया है, और अंतराल क्या है? 0 से 2 पाई। तो बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी 0 और 2 पाई भी हम लेंगे। तो सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। f डैश x 1 प्लस साइन 2x का और 2x का 2। क्या क्लियर है? वैसे तृतीय अवकलज की जरूरत पड़ती है अगर अंतराल ना दिया गया होता तो हम लोग क्या करेंगे, तो f डैश x को 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो क्या बन गया? 1 प्लस 2 कॉस 2x बराबर 0, 2 कॉस 2x बराबर -1, कॉस 2x बराबर -1/2। यहाँ तक बताएं कोई समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कॉस में वो वैल्यू बताओ जहां से माइनस गायब हो जाए। कॉस में वो वैल्यू होती है 120, जिसको हम 2π/3 बोलते हैं। तो ये इसको हम लिख सकते हैं cos 2π/, लेकिन ये आपने इंडिविजुअल केवल एक मान लिखा हुआ है। इंडिविजुअल एक मान लिखा हुआ है। आपने क्लास 11th में आई थिंक थीटा का व्यापक मान पढ़ा था, पता नहीं कि नहीं पढ़ा था, आउट ऑफ सिलेबस हो गया था, नहीं पढ़ा था। कोई बात नहीं, छोटी सी बात याद कर लीजिए। कॉस में थीटा का व्यापक मान क्या होता है वो बता देते हैं। थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको थीटा बोलते हैं। तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा का मान कितना है? 2n पाई अपने पास है। अभी अपने पास से नहीं, ये व्यापक मान है, ये फॉर्मूला होता है व्यापक मान का। यानी कहने का मतलब ये होता है, व्यापक मान होता क्या है? कहने का मतलब ये होता है कि आपने केवल एक वैल्यू लिखी ना, लेकिन त्रिकोणमिति कभी भी आपको क्या बताती है? इनफाइनाइट वैल्यू बताती है। चक्र घूमते जाओ, 360, 720 वगैरह 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 चलते चले जाओ। तो ऐसे कितने चक्कर लगाओगे? नहीं पता ना। तो इसीलिए हम लोगों को फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना होता था,
अब तो सिलेबस से हटा दिया गया। थीटा का व्यापक मान पढ़ना होता था। थीटा का व्यापक मान से बच्चे ये मान एक बार में ये पूरा प्रदर्शित हो गया। ऐसे कितने मान लिखोगे तुम यहाँ पर? तो जब ये लिख दिया जाता था तो सब कुछ खत्म हो जाता था, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर n एक वैल्यू है 0 1 2 3 4 5, n का मान रखते चले जाइए, आपको x के भिन्न भिन्न मान मिलते चले जाएंगे। और जब उस ऐसी वैल्यू मिलेगी जहां पर cos का मान कितना आएगा, -1/2 ही आएगा। नहीं समझ पाए बात को? तो 2 से भाग कर दें इसको। जब 2 से भाग करेंगे तो x बराबर n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है ना। अब हम n की वैल्यू लेंगे, n की वैल्यू लेंगे कितनी, 0। जब हमने n की वैल्यू 0 ली तो x की वैल्यू कितनी मिली, एक प्लस का π/3 मिला, एक माइनस का। और हमारा अंतराल क्या कह रहा है, हमारा अंतराल कह रहा है कि माइनस में मत जाना, 0 के ऊपर ही रहना है। तो माइनस इग्नोर कर देते हैं, प्लस ले लेते हैं। तो प्लस में कितना आएगा हमारा, पहली वैल्यू निकल कर आ गई, x का मान आ गया π/3। नहीं समझ पाए, रख के देख लो प्रश्न में, यही आएगा, माइनस का मान निकल कर आएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर n बराबर 2 ले लो, सॉरी 1। जब n बराबर 1 लोगे तो x का मान कितना निकल कर आएगा, पाई प्लस π/3। n का मान 1 लिया ना, तो x का मान आ गया 4π/। देख लेना 2π के ऊपर ना जाए, 2π के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और निकालो भैया, और निकालो। n बराबर 2, जब n का मान 2 लोगे तो x बराबर 2π प्लस π/3 दूनी, तो x का मान कितना आ जाएगा, 7π/3। 3 दूनी 6, ऊपर निकल गया, ऊपर निकल गया। यानी ये वैल्यू मिली हमको, एक ये मिली है, एक ये मिली है। क्या आई बात समझ में? और 2 वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी बैठी हुई है, इनको भी पिक करेंगे। क्यों पिक करेंगे, कह रहा है। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, हटा दें इसको। आप आइडिया लगाकर पेपर में लिखना, मतलब कौन कौन सा लिखना है, समझ पाए? अच्छा, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या चाहिए, मैक्स मान और मिन मान फलन का चाहिए ना। तो f में हम 0 रख देंगे, f0 निकालना है। तो क्या आ गया, फिर f में हम π/, तो π/3 ये प्लस साइन 2π/3, साइन 120 का मान √3/2। और f फिर क्या चाहिए हमको, 4π/3, तो 4π/3 प्लस, हाँ, साइन 8π/, हो जाएगा ना, साइन 2x है, तो x की वैल्यू 4π/3 है, 2 से गुणा कर 4π/6 हो जाएगा, 3 8 4 दूनी 4 है ना, 2 से गुणा करो 4 दूनी 8। अब इसको हम 4π/3 ऐसे रखेंगे, 3 दूनी 6, 2π प्लस, या ऐसा कर लो, 3 तियां 9, 3 तियां माइनस π/3, नहीं कर सकते। तो 4π/3 प्लस 3π का मान कितना हुआ, 540, एक चक्कर 360 का और 180 और, यानी तीसरे चतुर्थ दूसरे में जा रहा है। दूसरे में साइन कैसा होता है, प्लस का होता है। तो साइन π/3
साइन 60 बन गया, तो 4π/3 प्लस √3/2, ठीक है ना। अब आ जाते हैं f2π पर। f2π की वैल्यू कितनी है? 2π प्लस साइन 4π। 4π का मान कितना होगा? 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि 180 पर साइन -0 होता है ना, 4π पे भी 0 होगा, तो क्या बन गया? 2π, ये माना गया। प्रश्न नंबर 6 के का पार्ट पर पहुंच गए हैं। तो प्रश्न नंबर 6 का पार्ट क्या कह रहा है? समाकलन cot √x प्लस tan √x इंटू dx। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं cos √x sin √x प्लस sin √x cos √x इंटू dx। नीचे लासा ले लेंगे, sin √x इंटू cos √x। अब इससे कट जाएगा, बचेगा ये, इसकी तरफ गुणा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? cos स्क्वायर √x sin स्क्वायर √x इंटू dx, जो कितना होता है? 1 होता है। तो इस 1 को हम 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें, sin √x इंटू cos √x इंटू dx। क्या किया? 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, तो 2 बाहर ले लो इंटू dx बटे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा, तो sin 2 √x आ गया हमारे पास। तो sin 2 √x आ गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऊपर ले चलेंगे इसको, ना 2 ऐसे cosec 2 √x इंटू dx। x की जगह पर वैल्यू मान लो, माना 2 √x बराबर, या ऐसा करो, फार्मूला कौन सा फार्मूला लगा दोगे? कौन सा फार्मूला लगा दोगे? कोई नहीं, x बराबर t² मान लिया, x बराबर t²। तो x बराबर अगर t² मान लोगे और x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन, तो जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो x का 1 हो जाएगा और t² का 2t हो जाएगा, dt बटे dx। इस dx को इधर बुला लीजिए, तो क्या बन जाएगा? 2 समाकलन cosec, यहाँ से dx लिख देते हैं, 2t dt है ना। तो 2 समाकलन cosec 2 और x की जगह पर t² रखोगे तो 2t बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 2t। और dx की जगह पर क्या आ जाएगा? 2t इंटू dt। इस 2 को आगे बुला लीजिए, 2 समाकलन t इंटू cosec 2t इंटू dt। अब क्या करेंगे? खंडसा लगाएंगे, खंडसा ही लग रहा है। खंडसा से, लेकिन
फोर ऐसे ही प्रथम पद्धति का समाकलन, प्रथम पद द्वितीय का समाकलन। कॉसेक जेड का समाकलन क्या होता है? लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स माइनस ठीक है, प्रथम पद्धति का समाकलन। तो यहां पर चल क्या रहा है? 2t, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा? जिसको जेड माना उसके अवकलन से भाग, 2t का 2 आ गया बटे में, माइनस महासमाकलन प्रथम का अवकलन लॉग मॉड कॉसेक 2t माइनस कॉट 2t इंटू dt, ब्रैकेट बंद हो गया। तो बड़ा अजीब बन रहा है। और यहां पर इसका समाकलन किया था तो उसके अवकलन से भाग कर दीजिए, तो 2t का 2। ठीक है भैया, ये 2 और ये 2 बाहर खींच लो, तो बाहर खींच लिए तो 4 था वो क्या बन गया? 2 बन गया। t इंटू लॉग मॉड कॉसेक 2t माइनस कॉट 2t माइनस समाकलन लॉग मॉड कॉसेक 2t माइनस कॉट 2t इंटू 1 dt, लॉग का फंक्शन है ना, इंटू 1 मान लीजिए। लेकिन ये समाकलन खत्म कैसे होगा? हाँ, कौन सा? ये कॉसेक 2t का जो आपने फॉर्मूला लगाया है, हाँ, कॉसेक, हाँ ये यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पर फॉर्मूला लगाने का मतलब हमने बताया था कि उस वैल्यू को जेड मान लेते हैं, मन में जेड बना, उसके अवकलन से भाग करोगे, लेकिन याद रखना अवकलन का जो भाग करते हो वो कांस्टेंट रहना चाहिए। फिर तो तुम यहाँ पर भी फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, इसका समाकलन कैसे करोगे? मान लिया dx लिखा हुआ है, ये t मानकर कैसे कर दोगे? एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक क्या होता है? एक्स स्क्वायर का 2x होता है। कहाँ है इसका अवकल गुणांक? कहीं लिखा हुआ है क्या? अब तुम कहोगे हम 2x से भाग कर देंगे, भाग कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जिस t उसी को मानते हैं समाकलन में जिसका अवकल गुणांक अचर पद आता है। यहाँ क्या अचर पद आया है क्या? यहाँ पर √x का अवकल गुणांक कुछ लोचा है भैया प्रश्न में। क्वेश्चन फिलहाल जो अभी तक सामने आया है वो क्वेश्चन ये हुआ करता था, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किताब में पढ़ रखा है, एग्जाम्पल में है हमारे पास, लेकिन √x पर लगा हुआ है तो फिर तो यहाँ आकर क्वेश्चन फंस गया। किसके में लगा है? बुक में तो लगा है। अरे तो इसका दूसरे वाली किताब है किसी पास? हाँ, इसमें देखो सर पूरे में रूट दिया है। कौन सा दूसरा प्रकाशन है? अरे गलत दिया क्या भैया? गलत है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन गलत दिया गया है।
काट दीजिए इसको। तभी तो लगा नहीं है ये, इसीलिए फंस रहा है। क्वेश्चन गलत दिया गया है बेटा, पूरे पे रूट होना चाहिए, ये वाला रूप होना चाहिए इसका। दूसरे प्रकाशन का जो आंसर है उसमें दिया गया ये वाला, ठीक है। और ये तो आता ही है, तो करवा चुके हैं साथ एक बार। फर्जी में इतनी देर लगे रहे इसमें, है ना, क्योंकि यहां से समाकलन समाप्त ही नहीं हो पा रहा है। और जो टी मानने वाली कहानी है वो ये हमेशा याद रखो, टी हम उसी को मान सकते हैं जिसका अवकल गुणांक कितना होगा, जिसका अवकल गुणांक अचर पद होगा, और या उसका अवकल गुणांक उस प्रश्न में उपस्थित हो। अगर हम छठे पार्ट की बात करेंगे, छठे पार्ट में खा की का तो काट दीजिए, गलत है। खा वाला आपका HW है, न्यूनतम दूरी है, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी तो खूब अच्छे से आती है। गा पार्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको ना। अवकल समीकरण x cos y अपॉन x dy बटे dx y cos y अपॉन x प्लस x। हमने आपको बताया था कि किसी प्रश्न में x अपॉन y लिखा है तो x dx बटे dy बनाते हैं, और y अपॉन x लिखा तो dy बटे dx बनाते हैं। तो बन जाएगा y cos y अपॉन x प्लस x बटे x cos y अपॉन x, बस इतने दिया गया। अब क्या करेंगे, माना y बटे x बराबर फी, तो y बराबर vx, x के सापेक्ष अवकलन dy बटे प्रथम पद तृतीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन। तो dy बटे dx की जगह पर वैल्यू क्या पुट कर देंगे, v प्लस x dv बटे dx। ये y अपॉन x की जगह पर क्या आ जाएगा, तो y ऐसे रखिए या y बराबर vx रख दो, है ना, y गायब ही कर दो बिल्कुल, क्योंकि y से यहाँ हटा दिया ना आपने y, तो y तो हटेगा। y की जगह पर vx रखो, vx रखो इंटू कॉस v रखो, x मत हटाना क्योंकि x हमारे पास dx उपस्थित है, x ऐसे रखो और cos v रख दो। इस v को उधर भेज दो, तो बन जाएगा x dv बटे बराबर vx cos v प्लस x बटे x cos v माइनस v, प्लस का भी उधर भेज दिया माइनस में। x dv बटे dx बराबर, इसकी तरफ ना इसमें घटा दिया, vx cos v प्लस x, इसकी तरफ ना इसमें घटा दो, माइनस vx cos v, vx cos v बटे x cos v, x dv बटे dx। इससे ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बटे x cos v, x x कट जाएगा, तो भैया ये cos v इधर जाएगा, तो cos v इंटू डी वी, और ये dx इधर जाएगा, dx बटे x, ये बटे का dx उधर इधर, ये समाकलन हो गया। cos v का sin v 1 अपॉन x का log mod x प्लस c। v की वैल्यू पुट कर दीजिए, v का मान है y अपॉन x, तो आंसर आ जाएगा sin y अपॉन x log mod x प्लस c। ये बन गई हमारी वैल्यू।
तो ये अवकल समीकरण का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है इस टाइप का। दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो किसी त्रिकोणमितीय अनुपात के एंगल में y/x लिखा होता है या x/y लिखा होता है, या तो e की पावर में लग कर आ जाता है, ठीक है ना। तो e की पावर वाला शायद अभी जल्द ही कुछ 1-2 दिन पहले बताया था हमने, और ये एंगल वाला आ गया। चलते हैं इसके घा पार्ट पर, जो न्यूनतमीकरण वाला क्वेश्चन है। लग गया या बताना है? अगर ना आया हो तो बताओ, हम बता दें। अगर आ गया हो तो कोई बात नहीं, जो भी है जल्दी बताओ। नहीं लगा? नहीं लगा तो देखो भाई, छठे का घा देखिए क्या कह रहा है। x प्लस वाई छोटा है बराबर है 8 के, x छोटा है बराबर है 5 के, y छोटा है बराबर है 5 के, x प्लस वाई, दोनों में x प्लस वाई है। बेटा क्वेश्चन मिला लिया करो, दूसरा जो प्रकाशन किसी के पास है उससे मिला लिया करो, सही है सारा सब कुछ, मेहनत खराब हो जाए। देखो सारे समीकरण ऐसे लिखी हुई इसमें भी। हाँ सही है। चलिए, ये दोनों रेखाएं समांतर बन रही ना, तभी पूछा था। चलिए अब क्या कह रहा है, सबसे पहले असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर, तो लिख दो बेटा। पहला क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर 8 से भाग करेंगे, डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, x/8 प्लस y/8 बराबर 1। यह समीकरण फर्स्ट हो गई, ठीक है। इसको बना लो, चाहे उसको बना लो, ठीक है। अब दूसरा क्या है, x बराबर 5, ये सेकंड हो गया। फिर y बराबर 5, थर्ड हो गया। फिर अगला क्या है, x प्लस वाई बराबर 4 से भाग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, x/4 प्लस y/4 बराबर 1। ये तो हमारे अच्छे हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं। x डैश y डैश। पहली रेखा क्या कह रही है, x पर कटा अंतःखंड 8, y पर कटा अंतःखंड 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गए पहले। दूसरे में क्या है, x बराबर 5। 1 2 3 4 5। अगली क्या है, y बराबर 5। 1 2 3 4 5। बोलो नहीं, ये तीसरी रेखा बन गई। चौथी रेखा क्या है, x पर कटा अंतःखंड 4, y पर कटा अंतःखंड, कहता है खिचड़ी बनाई दें। चलिए ये हमारा बन गया ग्राफ। पहले को जरा संतुष्ट करिए, प्रथम चतुर्थांश में रहेंगे, ये हमको बता रहा है। पहले को संतुष्ट करते हैं, मूल बिंदु से 0,
0 से, तो 0 + 0 0, 8 से 0 छोटा होता है, सत्य है बिंदु की ओर। पहला समीकरण क्या कह रहा है? बिंदु की ओर। दूसरा भी कह रहा है बिंदु की ओर, क्योंकि यहाँ 0 रखोगे। ये भी कह रहा है बिंदु की ओर, दूसरा भी कह रहा है बिंदु की ओर, तीसरा भी कह रहा है बिंदु की ओर। चौथा क्या कह रहा है? बिंदु के विपरीत, क्योंकि 0 + 0 4 से बड़ा नहीं होता है, असत्य, बिंदु के विपरीत। चलो भैया, यानी इन दोनों पट्टियों के बीच में आंसर आने वाला है, साथ में इसके नीचे रहने वाला है और इसके इधर रहने वाला है। तो ये भाग हमको मिला है ये। जिसके कई सारे बिंदु हैं। ये बिंदु मान लीजिए ए है, कोनी बिंदु जिसको बोलते हैं। दूसरा कोनी बिंदु ये मिला है बी, तीसरा कोनी बिंदु ये मिला सी, चौथा कोनी बिंदु मिला डी, और ये मिला हमको ई, ये मिला हमको एफ। कुछ के निर्देशांक तो बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसका निर्देशांक हो गया 4,0। बी का निर्देशांक कितना हो गया? 5,0। सी का, डी का पता करेंगे अभी। ई का निर्देशांक 0,5 और एफ का निर्देशांक 0,4। क्या इतनी बात क्लियर है? चलिए सी और डी जरा ढूंढ लेते हैं। सी और डी है क्या क्या? सी है पहला, और ये सी बिंदु मिलेगा पहले से और दूसरे से। पहले दूसरे को हल कर लो। पहले और दूसरे को जब आप हल करोगे तो x = 5 है, y = 3 आ जाएगा। 5,3। डी निकाल लीजिए। डी कैसे मिलेगा? डी मिल रहा इस रेखा से और इस रेखा से, पहला और तीसरा। पहला और तीसरा है। x का मान 3 है, y का मान, x का मान 3 है, y का मान 5 है। x का मान 3 है, y का मान 5 है। लो भैया, ये बिंदु निकल कर आ गया। अब क्या बनाएंगे? क्रम संख्या। क्रम संख्या 1 2 3, कितने बिंदु हैं f तक? 6 हैं। 4 5 6। यहाँ बनाएंगे बिंदु ए 4, बी 5, सी 5, डी ई 0,5, एफ। ये बिंदु हो गए। जेड का मान है क्या? कुछ विशेष है भैया, विशेष है ना? चलिए, तो जेड का मान क्या निकल कर आएगा? एक्स का मान 4 रख दो, वाई का मान 0 रख दो। 194 हो गया। 194 और 10 से गुणा 40। एक्स का मान 5 रख दो, 195, 1950। जेड का मान, एक्स का मान 5 रख दिया, 195 हो गया, और 7 यहाँ 21। 195 में से 20 चले गए, 175, और 21 जाना है तो 169। 175 में से एक चला गया, 174। एक ही तो जाना है। 175 में से गया 174, और 10 से गुणा 1740। क्लियर है? कहाँ पहुंच गए हम लोग? गड़बड़ लिख दिया क्या? 195। फिर से देख लेते हैं। x का मान 5 था, 195 हो गया।
और 21 घटा दिया, 195 में से 20 गया 175 और 174 और 0 से गुणा कर दिया। सही है। यहाँ हो जरा 3,5 x का मान 3 रख दिया तो 193 हो गया और 35 घटाना है। 93 में से 30 चले गए 63 बचा और 5 और घटाना है 58 बचा। तो z का मान आ गया 158 और 10 से गुणा करते ही वो 0 बन जाएगा। z का मान, x का मान तो 0 है, वो तो खत्म हो गया। 190 ये और 7 बचे 35। 90 में से 40 घटा लो तो 150 और 5 जोड़ दो 155 और 0 10 से गुणा करते ही z बराबर x का मान 0 है और y का मान 4 है। 7 चौक 28। 90 में से 30 घटा लो 160 162 और 10 से गुणा कर दो 0। अब मांग क्या रहा भैया, ये भी देख लो। न्यूनतम ही करना मांग रहा है। ये दिख रहा 1550 किस बिंदु पर 0 का समझ लो। ये थ्योरी हमेशा परेशान करेगी। क्या बोर्ड पर लिखते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात करो, प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है, कि निकाले गए कार्ड से संख्या 3 से अधिक है और सम है इस कंडीशन में आपको एक चीज याद रखनी है, वरना क्वेश्चन गलत होगा। जानते हो क्या कंडीशन ये है कि प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाले गए कार्ड से संख्या 3 से अधिक है। ये घटना जो बनेगी पहले लिखी होगी, ये होगी हमारी कंफर्म घटना। ठीक है। और जो बाद में कहेगा उसकी हमें निकालनी है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। उसकी हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। जब भी ऐसे कहे तब भी याद रखना कि हमको बाद वाले की प्रायिकता निकालनी, जबकि भाषा से क्या फील हो रहा है कि इसकी प्रायिकता निकालनी है और ये कंफर्म घटना है। और जब भी ऐसे थ्योरी बना कर दे तो हमेशा क्या करोगे, पहले वाली घटना कंफर्म है और बाद वाले की हमको प्रायिकता निकालनी है। समझ गए। या तो कभी कभार प्रश्न में आसानी से लिख कर दे देता है क्या, कि निकाली गई संख्या के सम होने की प्रायिकता बताइए, जबकि यह ज्ञात है कि संख्या 3 से अधिक है। ये कंफर्म, मतलब ये यहां पर कोई हमारे लिए डाउटफुल बात नहीं रहती है। लेकिन जब इन दोनों चीजों को एक में मिक्स करके देता है, किताब में भी क्वेश्चन है, शायद 2 क्वेश्चन है, तो यहां पर याद रखना कि कंफर्म घटना कौन सी है, कंफर्म घटना ये वाली, और प्रायिकता किसकी निकालनी है, ये वाली। जबकि फील क्या हो रहा है प्रश्न में कि इसकी प्रायिकता निकालनी है, वो कंफर्म घटना है। क्या समझ पाए? चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। देखो कहां पर थे हम लोग। पहले कार्ड कितने हैं, एस बना लीजिए। कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घटना ए क्या है, निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक है। निकाले गए कार्ड पर संख्या के 3 से अधिक होने की घटना। और बी क्या है,
निकाले गए कार्ड पर संख्या के सम होने की घटना। ठीक है, इसका वो बना लीजिए प्रतिदर्श। निकाले गए कार्ड पर संख्या 3 से अधिक होने की, तो 3 से अधिक 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 10 और सम होने क्या 2, 4, 6, 8, 10। ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना ही निकालना है, तो क्या निकल कर आएगा 4, 6, 8, 10। क्लियर? कंफर्म घटना पे टिक कर लो, फिर से कंफर्म घटना पे टिक कर लो। कौन कंफर्म घटना है? जिसकी जो फील हो रहा है कि ये प्रायिकता निकालनी, वही कंफर्म घटना बनती है। तो कंफर्म घटना कौन सी है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए निकालना है। फॉर्मूला ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 1, 2, 3, 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान, इससे कट जाए। आंसर कितना बना? चलिए चलते हैं इसके चा पार्ट पर। क्या कह रहा है? यदि 3 सदिश ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इस प्रकार से हैं कि मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ सी दिए रखे हैं और इनमें से प्रत्येक उन 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत हैं। इनमें से प्रत्येक अन्य 2, इनमें से प्रत्येक, देखिए मॉड ऑफ ए वेक्टर जितना दिया गया उतना लिखो पहले। मॉड ऑफ ए वेक्टर कितना है? 3। बहुत आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मॉड ऑफ बी कितना है दे रखा है? 4। मॉड ऑफ सी वेक्टर कितना दे रखा है? 5। क्लियर है? अब जो शर्त कहता है वो लिख लो। उनमें से प्रत्येक शेष 2 सदिशों के योग पर क्या है? लंब हैं। यही तो कह रहा है, फिर से पढ़ लो। इनमें से प्रत्येक अन्य 2 सदिशों के योगफल पर लंबवत हैं। लंबवत हैं अर्थात उनका डॉट प्रोडक्ट कितना है? 0। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बराबर 0। समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर 0। प्रश्न में कह रहा है कि उनमें से प्रत्येक अन्य 2 के योग पर लंब है। लंब होने का प्रतिबंध क्या याद किया था? डॉट प्रोडक्ट उनका 0 होता है। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर समीकरण नंबर। फिर ए बी सी, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर 0। तो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0। समीकरण नंबर थर्ड। अगर फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर में कितना है? बोलो यहाँ तक कोई समस्या हो तो? कोई समस्या नहीं। अच्छा, जब यहाँ तक कोई समस्या है नहीं तो हमसे पूछ क्या रहा है जरा ये देखो। हमसे कह रहा है मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बताओ। इसका मॉड हम बता ही नहीं पाएंगे। इसका मॉड हम बता ही नहीं पाएंगे। तो इसका मॉड नहीं बता पाओगे तो करोगे क्या? इस मॉड का स्क्वायर बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? स्क्वायर। तो क्या हम इस पर ये स्क्वायर लगाकर इसको हम ये लिख दें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर? नहीं कर सकते। 2 सदिशों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? उनके मापांक के वर्ग के बराबर होता है। क्लियर है? अच्छा, तो क्या हम इसको ऐसे लिखा रहने दें?
और यहाँ पर ए स्क्वायर, कोई दिक्कत? हाँ, ए डॉट ए क्या बनेगा? मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी वेक्टर, मॉड ऑफ सी वेक्टर प्लस, ये तो हो गए सारे मॉड वाले। अब क्या बनेंगे? 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां तक कोई समस्या? इसका मान तो हम लोगों ने निकाल रखा है, चाहे ये कह दो 0, चाहे ये कह दो 0। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल मॉड पर स्क्वायर बराबर ए वेक्टर 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 0। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मापांक बराबर अंडर रूट 3 3 9, 4 चौको 16, 5 25, 16 9 25, 25 25, रूट 50, 5 रूट 2। नहीं समझ में आया? बहुत शानदार क्वेश्चन है। लिखना है क्या किसी को? चलिए, क्या 7वें का पार्ट बताना है? प्रगुण से लगेगा? बता चुके हैं अभी तक? एक बार आ चुका है शायद। 7वें का खा पार्ट ये भी आ चुका है क्या? चलिए समझिए। देखो, हमको ऐसा लग रहा है, अगर हम अपने मन की बात आपको बताएं तो आपके एग्जाम में 7वें के खा से संबंधित प्रश्न, 7वें के खा के संबंधित प्रश्न आपको मिलेगा, चाहे y बराबर cos x का मिले, चाहे y बराबर sin x का मिले। समझ गए? तो सीख लीजिए, आसान होता है और ये मान के चलिए फ्री के नंबर हैं। सातवें का खा। अभी हम लोग रिवीजन करेंगे समाकलन के अनुप्रयोग का, जब करेंगे तब ये क्वेश्चन वहां पर आपको बताएंगे चलकर। सातवें का खा, x बराबर 0 है और x बराबर 2 पाई है। x बराबर 0 और x बराबर 2 पाई के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। y बराबर क्या है? चित्र बना लीजिए। x बराबर 0 यानी y से चालू करना है, और cos का ग्राफ आप लोग जानते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है। ये होता है 90 π/2, ये है पाई, ये है 3 π/2 और ये पाई 2 पाई। अब बेटा एक बात बताओ, हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। 1 2 3 4, 4 क्षेत्रों का क्षेत्रफल चाहिए। ये सिमेट्रिक होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। जितना ये हिस्सा है उतना ही इतना हिस्सा है, उतना ही इतना है, उतना ही इतना है। 1 का निकाल के 4 से गुणा, ठीक है? तो इसको छायांकित कर दीजिए। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये कैसे मालूम है कि यहां से यहां तक निकालना है? कह रहा ना 0 से 2 पाई तक। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो होगा वो हम लिखेंगे 4 गुणे क्षेत्र, 4 गुणे क्षेत्र ओ ए बी, ओ ए बी ओ
का क्षेत्रफल। अच्छा, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ पर स्ट्रिप डालेंगे। किस पर स्ट्रिप डाल रहे हैं? एक्स अक्ष पर डाल रहे हैं। इसका मतलब dx आने वाला है। और जैसे अगर आपने यहाँ dx लिखा तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। लेकिन क्षेत्रफल हम यहाँ से यहाँ तक निकाल रहे हैं, इसलिए निश्चित है, इसलिए निश्चित समाकलन बन जाएगा 0 to π/2। 0 से π/2 ये लिखा हुआ ना, 0 से π/2 y का मान कितना है? cos x dx। cos x का तो समाकलन आता होगा आपको, cos x का समाकलन कर दो डायरेक्ट। cos x का sin x। लिमिट लगा दीजिए, लिमिट कितनी? 0 से चार, ऐसे ही अपर माइनस लोअर। साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान 4 एकम 4 मात्रक स्क्वायर। पुष्पेंद्र का मेथड सीखोगे? कान लगे एक कॉस ने 1 स्थान घेरा, 2 स्थान घेरा, 3 घेरा, 4 घेरा, इसलिए आंसर 4। अब कह दो वीगो तो वीगो खाओ, खाओ फिर से खाओ, खाओ वीगो तो वीगो खाओ। कम से कम सर कुछ नया तो सही है। बुला ही थी जय पुरानो लो। 8वें के का पार्ट को बताने की जरूरत नहीं है। खा पार्ट भी हम 2 से 3 बार बता चुके हैं, और उसका सेकंड पार्ट भी आपको हम बता ही चुके हैं। टी के सापेक्ष वाला बता चुके हैं। 90 का पार्ट एडजॉइंट ए वाला तुम जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। खा वाला पहले ये देखो, क्या फैमिली वाला क्वेश्चन है क्या? ये सिलेबस में है? देखो क्या लिखा है, देखो टिक करो, देखो बताओ, देखो स्टार तो नहीं बना, ये देखो सो रहा है। 90 का खा, 90 का खा बताओ, स्टार तो नहीं बना है? चलिए नहीं बना है तो देखिए, फैमिली वाला क्वेश्चन ये नहीं है। यहाँ पर हमें अवकलन का क्वेश्चन है। दिखाइए कि y बराबर c1 e की पावर x cos bx प्लस c2 e की पावर x sin bx, जहाँ c1 c2 अचर हैं। अवकल समीकरण का हल है। चलिए नवे का खा पार्ट है y बराबर, जरा आप देखते जाना बताना, y बराबर c1 e की पावर ax इंटू कॉस bx प्लस c2 e की पावर ax साइन bx, ये दिया गया है। और दर्शाना है कि ये इसका हल है कि नहीं है। क्या? d2y बटे, हाँ, माइनस 2a dy बटे dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 0। देखिए ये वैल्यू दी गई है। इसको हल करने के हमने तुमको 2 तरीके बताए थे। क्या 2 तरीके बताए थे? पहला कि dy बटे dx का मान निकाल लो, वहाँ रख दो, और d2y बटे dx2 का मान निकाल लो, वो भी वहाँ रख दो। LHS बराबर RHS आ जाए तो कहना हल है, कहना हल है। तो x के सापेक्ष अवकलन dy बटे
ध्यान से करना थोड़ा। C1 आ गया बाहर, C1 आ गया, ये बन गया फंक्शन इनटू फंक्शन। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन cos x का बटे बी नहीं इंटू बी। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन e की पावर t का, जिसको t माना उसके अवकलन से यहां तक बताओ कोई समस्या? इसको हल करेंगे, प्लस C2 कॉमन ले लो। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन sin x का sin t का cos t, जिसको t माना उसके अवकलन से, प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन ए की पावर x का ए की पावर x और x का ए। dy बटे dx C1 माइनस का b इंटू e की पावर ax साइन bx, पहली बात, प्लस C1 a e की पावर ax cos bx प्लस C2b e की पावर ax cos bx प्लस C2 C2a e की पावर x साइन। चलिए भैया, इतनी कहानी बन गई हम लोगों के। क्या करेंगे? सीधे बैठो। अगर कॉमन लेना चाहो तो यहां से और यहां से कॉमन आ जाएगा C1, ये पूरा कॉमन आ जाएगा, ये पूरा कॉमन आ जाएगा, बचेगा AC1 और BC2। ठीक है, तो इसको दुरुस्त करके लिखेंगे dy बटे dx e की पावर ax, पहले cos वाले को टारगेट कर रहे हैं, cos bx, ब्रैकेट में बचेगा AC1 BC2 प्लस, अब प्लस लेकर हमने क्या किया, साइन वाले को टारगेट कर लो, e की पावर x साइन bx AC2 माइनस BC1, ये वाला, ये वैल्यू हमने निकाली है, कहा है कि dy बटे dx की। अब हमें अभी और वैल्यू निकालनी है, काहे की d2y बटे dx2 की।
क्या कहीं से क्या ये नहीं बन पा रहा है? अगर ऐसा कुछ बनाना चाहें बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा क्या? C1 cos bx नहीं, बहुत लेंदी हो जाएगा। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d2y बटे क्या हो जाएगा? dx2। इसको कतई बाहर रखो। AC1 प्लस BC2 कांस्टेंट है ना, यहाँ फंक्शन इंटू फंक्शन लगाओ, खत्म करो इसको। वाह, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन e की पावर x माइनस साइन और bx का b। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन e की पावर t का, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा। ये पहला वाला भैया निपटा। ऐसे ही AC2 माइनस BC1 को कॉमन ले लो, मतलब कांस्टेंट ले लो, और यहाँ फंक्शन इंटू फंक्शन लगा दो। प्रथम पद e की पावर x साइन bx को cos bx लिख दें, और bx का प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन e की पावर x का इंटू ए। बस, मत करना कुछ, ठीक ही रहेगा, यहीं पर करो। और क्या, अंदर गुणा कराओगे तो 8 नंबर का है ना। 8 में 2 आते हैं। हाँ हाँ, वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। इसीलिए तो कहा जाता कि सारी चीज़ें आप पढ़कर चलें, ताकि पेपर में आपके सामने चॉइस जो है वो खुली रहे। अब मान लिया आपका